नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत अगर फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन खरीदता है तो उसमें भारत के स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार लगाने की अनुमति होगी, जिसमें कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी शामिल है। इंडियन एयरफोर्स अब पूरी तरीके से बंद करने जा रही है MiG-21 फाइटर जेट्स को। 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदेगी इंडियन एयरफोर्स, जिसमें करीबन खर्च आएगा 1.25 लाख करोड़ रुपए का। 6.5 किलोमीटर रेंज वाली MBDA की मिस्ट्राल एयर टू एयर मिसाइल को ध्रुव और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में सफलतापूर्वक इंटीग्रेटेड किया गया। इंडियन एयरफोर्स अब इजराइल और ग्रीस के साथ करने जा रही है वायुसेना अभ्यास। तुर्की को मिलेगा करारा जवाब। ऑकस समझौते के तहत यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आगे आ चुके हैं न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक को शेयर और मिलिट्री पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे परमाणु नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। वहीं फ्रांस भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देने को तैयार है और इस तरीके से फ्रांस इंडो पैसिफिक में भारत का एक मजबूत साझेदार बन जाएगा। और भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की बेहद आवश्यकता है ताकि चाइना को यहाँ पर काउंटर किया जा सके, और साथ ही भारत यहाँ पर अपनी नेवल पावर को भी प्रोजेक्ट कर सकता है। बता दें कि फ्रांस की बरकूडा क्लास की सबमरीन का इस्तेमाल भारतीय नौसेना अगर करती है तो उसमें स्वदेशी स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार लगाने की अनुमति फ्रांस से मिल जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि बरकूडा क्लास की सबमरीन में भारत की स्वदेशी रूप से सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकेगा, और ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भी सबसे पहले आ रहा है। MBDA के जनरल ने कहा है कि 6.5 किलोमीटर यानी कि 6.5 किलोमीटर रेंज वाली मिस्ट्राल ATAM यानी कि एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन ध्रुव हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर सफलतापूर्वक कर लिया गया है। अब आसानी से ये हेलीकॉप्टर्स इन्हें लॉन्च कर सकते हैं। मिस्ट्राल की एक शेप ट्रेजेक्टरी है जो कि टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है टॉप डाउन मोड और लॉन्ग रेंज में। LNTA भारत की LNT के साथ यानी कि लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर के तहत कई महत्वपूर्ण मिसाइलों की डिलीवरी कर रहा है, और वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि भारतीय वायुसेना ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी इजरायली एयरफोर्स के साथ, और यह एक्सरसाइज अक्टूबर के महीने में होने वाली है। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स इजिप्टियन एयरफोर्स यानी कि मिस्र की एयरफोर्स के साथ भी होप एक्स एक्सरसाइज को करेगी, जो कि अक्टूबर के एंड में हो सकती है। दोस्तों, भारत और इजिप्ट का ये जो एक्सरसाइज होगी ये खास करके टर्की को ध्यान में रखते हुए भी की जा रही है, क्योंकि टर्की ने भी हाल ही में एक जॉइंट एक्सरसाइज की थी पाकिस्तानी वायुसेना के साथ। भारत और इजिप्ट दोनों ही राफेल और मिराज 2000 का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे खास बात यह है कि इजिप्ट F-16 विमान का भी इस्तेमाल करता है, जहां पर भारत काफी कुछ सीख सकता है F-16 की कमियों और बारीकियों के बारे में। वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स अपने MiG-21 विमानों को रिटायर करने जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे पास MiG-21 की 4 स्क्वाड्रन्स है और अगले 3 से 4 सालों में हम इन्हें पूरी तरह से सर्विस से हटा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत DRDO के द्वारा विकसित एक स्वदेशी विमान AMCA के माध्यम से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा। आगे उन्होंने बताया कि MiG-21 की वजह से कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि हमारे लड़ाकू जाबाज पायलटों को जान गंवानी पड़ी। विवेक राम चौधरी जी ने बताया कि जब कई देशों ने MiG-21 को चरणबद्ध तरीके से रिटायर कर दिया था, तब भी भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी और नवीनतम संस्करण इसमें ऐड किया और MiG-21 बाइसन को बनाया और इसका अपग्रेड करना जारी रखा, और 100 से ज्यादा अधिक MiG-21 को बाइसन में अपग्रेड भी किया गया। और इन्हीं MiG-21 बाइसन का इस्तेमाल करते हुए हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने 2019 में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को मार गिराया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम MiG-21 को पूरी तरीके से बंद करने वाले हैं। पुराने विमानों को बदलने के लिए इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में LCA तेजस के अलग अलग प्रकारों को शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए हाल ही में HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध भी किया गया है। साथ ही VR चौधरी जी ने बताया कि हम HAL से 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी प्राप्त करने वाले हैं। इसके अलावा राफेल और अपाचे शामिल होने से भारत की युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। हमारे बेड़े में नए हथियारों का इंटीग्रेशन हो रखा है और हमारी आक्रामक स्ट्राइक क्षमता हो चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत अपनी मेक इन इंडिया परियोजना के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है, और इस पहल के तहत लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का F-A-18, डसॉल्ट एविएशन का राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, रूसी विमान MiG-35 और साप का ग्रिपेन दावेदार हैं, और भारत अपनी एंटी ड्रोन क्षमता को भी विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम वायुसेना के लिए काउंटर UAS सिस्टम को डिजाइन और विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स को भी फायदा दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, और इसके तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को खरीदने की तैयारी की जा रही है। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की प्रस्तावित खरीद को आगे बढ़ा रही है
और ये खरीद भी मेक इन इंडिया के तहत हो रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने खुद के फाइटर जेट्स को बना रहे हैं तो ऐसे में MRFA जो डील है वो कितनी सही है, इस बारे में भी उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स अगले 10 से 15 सालों में भी 42 यानी कि 42 स्क्वाड्रंस की ताकत को हासिल नहीं कर पाएगी और इसके बजाय भारतीय एयरफोर्स के पास 35 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। वायुसेना प्रमुख ने LCA MK2 और AMCA कार्यक्रम दोनों का सपोर्ट किया है, यानी कि समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अभी भी ये जो परियोजनाएं हैं वो 2030 तक पूरी नहीं हो पाएंगी, यहां तक कि अगर वे समय पर भी चलते हैं तब भी स्क्वाड्रन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। AMCA के साथ LCA MK2 2030 में प्रवेश करना शुरू कर देगा इंडियन एयरफोर्स में और AMCA MK2 जिसे कि इंडियन एयरफोर्स बड़ी संख्या में चाहता है वो 2035 में उत्पादन में प्रवेश करेगा और इस तरीके से ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि भारत को संभावित 2 मोर्चों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की ताकत हासिल करने की योजना है और इसी प्रकार से लंबे वक्त के लिए वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को ये गंभीरता से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि 2035 का वक्त काफी लंबा भी है। और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया जो ऑर्डर है 83 तेजस मार्क 1A का, वो 2023 से आना शुरू हो जाएंगे और 2028 से 2029 तक ये वितरित हो जाएंगे। उसके बाद ये जो प्रोडक्शन लाइन है वो LCA AF मार्क 2 में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि प्रारंभिक चरणों में यानी कि शुरुआत में LCA AF MK2 का उत्पादन काफी धीमा होगा और ये संभावना पूरी है कि इस परियोजना को तकनीकी और विकासात्मक दोनों तरीके की देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण ये जो उत्पादन लाइन है वो 2028 से 2032 तक निष्क्रिय रह सकती है। दोस्तों गौर कीजिएगा इस बात पे कि 2028 से 2032 तक भी एक गैप आने वाला है इंडियन एयरफोर्स के लिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर तेजस MK2 परियोजना अपने समय पर बनी रहती है तब भी ये स्क्वाड्रन के स्तर को गिरने से नहीं रोक सकती, जब तक कि AMCA MK2 2035 या 40 की अवधि में बड़ी संख्या में शामिल नहीं हो जाते। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को अधिक उन्नत संस्करण के लिए ऑर्डर देने पर विचार करना होगा। तेजस MK1A अभी भी उत्पादन के चरण में है, यानी कि प्रोडक्शन लाइन में है, जहां 3 से 4 सालों में 60 से 80 और जेट को जल्दी प्राप्त करना संभव हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तेजस MK1B यहां पर सामने लाना चाहिए, जो कि नए उपकरणों की बजाय अधिक उन्नत एवियोनिक्स और हथियारों से लैस हो सके। और ये जो 2028 से 2032 का जो टाइमलाइन है जहां पर ये निष्क्रिय रहेगी लाइन, उस गैप को तेजस MK1B पूरा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस MK1B में भी LCA AF MK2 के एवियोनिक्स नए डिजिटल कॉकपिट से इसे लैस करना होगा, ताकि शामिल किए जाने वाले ये जेट जो ऑलरेडी फाइटर जेट्स हैं भारतीय वायुसेना के पास, उनके साथ समानताएं बनाए रखे। HAL को अब यह सुनिश्चित करने का काम दिया जा रहा है कि तेजस MK1A का 2025 से 21 जेट का वार्षिक उत्पादन रन उन्हें करना होगा और अगर ये ठीक से योजना बनाई जाती है तो MK1B 3 वर्षों में वास्तविकता बन सकता है। यानी कि उस गैप को जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आने वाला है 2028 से 2032 तक का, उसमें तेजस MK1B सामने आ जाएगा और इसीलिए उस थोड़े से समय में भी 3 से 4 स्क्वाड्रंस और जोड़ी जा सकती है भारतीय वायुसेना में। और भारत 2028 से 2032 का जो टाइमलाइन है उसका इस्तेमाल तेजस MK1B की खरीद के लिए करेगा और इससे कम समय में नंबर भरे जाएंगे फाइटर जेट्स के, स्क्वाड्रन की संख्या कम से कम कुछ हद तक आगे बढ़ेगी। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 36 राफेल खरीदने के बजाय भारत को अब 114 MRFA डील पर आगे बढ़ना है। अभी हाल ही में एक मीटिंग के दौरान NSA अजीत डोवाल जी ने कहा कि AMCA और तेजस MK2 प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में जो विरोधाभास हो रहा है उसके लिए हमने बातचीत की और उसमें जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि हमें इस वक्त AMCA नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि 114 MRFA और तेजस MK2 की टोटल 14 स्क्वाड्रन ही बन पाएंगी, जिसका मतलब ये होगा कि तेजस मार्क 2 की 8 स्क्वाड्रन होंगी, जिसमें कि 144 यूनिटें होंगी और ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि तेजस मार्क 2 अपने तय समय पर आएगा। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स MRFA के तहत और फाइटर जेट्स को खरीदने की योजना पर आगे बढ़ेगी। हालांकि दोस्तों आपने ये सब चीज जान ली होगी कि किस तरीके से प्लान को अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है, गैप को फिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टाइमलाइन जो है वो बहुत कम है हमारे पास और उस दौरान हमें अपनी स्क्वाड्रंस की संख्या को बढ़ाना भी है, क्योंकि बाकी के जो फाइटर जेट्स हैं जो पुराने हो चुके हैं वो चरणबद्ध तरीके से रिटायर होना शुरू हो जाएंगे और ऑलरेडी जो स्क्वाड्रंस है वो घटना शुरू हो जाएंगी। और 42 स्क्वाड्रन को हम अगर तेजी से पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 114 फाइटर जेट्स के लिए आगे तो बढ़ना ही होगा, साथ ही तेजस प्रोग्राम को और तेजी से बढ़ाना होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारतीय नौसेना और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास JAMX के 5वें संस्करण की शुरुआत
अरब सागर में शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास जनवरी 2012 में हुआ था, जिसमें समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया था। जेमेक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2020 में हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जेमेक्स 2021 का उद्देश्य समुद्री अभियानों के समस्त अभियानों में अनेक उन्नत अभ्यासों के संचालन के जरिए सामान्य समझ को विकसित करना और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। हथियारों से फायरिंग, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन और कॉम्प्लेक्स सरफेस पनडुब्बी रोधी और एयर वॉरफेयर अभ्यास से जुड़े बहुआयामी टैक्टिकल युद्ध अभ्यास दोनों नौसेनाओं के द्वारा निर्मित समन्वय को मजबूत करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना में एक भारी फेरबदल हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नए डायरेक्टर जनरल बदल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और अभी तक इस पद पर काबिज लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को पेशावर कोर कमांडर के रूप में तैनात किया गया। दरअसल दोस्तों, फैज वही है जो कि चाय पी रहा था तालिबानियों के साथ जाकर, और इस चाय पीना उसको महंगा पड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में सेना प्रमुख जनरल कंवर जावेद बाजवा का कार्यकाल खत्म होने के बाद साल 2022 में जनरल फैज को देश का सेना प्रमुख बनाया जा सकता है। फैज हामिद और प्रधानमंत्री इमरान खान के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के आम चुनाव से ठीक पहले उन्हें पाकिस्तानी सेना की कमान सौंपी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बेस्ट वीडियो के लिए मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।